अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ महीने पहले। हमारी बिटिया रानी को तो आप जानते ही हैं, पंडित जी ने बताया ही होगा। पंडित जी ने बताया ही था, पर अगर वो ना भी बताते तो हमें आपकी बेटी के बारे में सब पता चल चुका है। ऐसा क्या पता चल गया आपको हमारी बेटी के बारे में घनश्याम जी? इससे पहले कि घनश्याम उसकी बात का जवाब दे पाते, उससे पहले घनश्याम की पत्नी राधिका बीच में बोल पड़ती है। इतना हैरान होने की बात नहीं है, जो हमें पता चला है वो शायद आपको भी नहीं पता। राधिका की बात सुनकर पूनम के सास ससुर यानी संध्या के माँ बाप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अरे आप लोग घबराइए मत, इसकी तो मजाक करने की आदत है। बात दरअसल ये है कि जब हम आपके घर आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। हमने गांव वालों से जब आपके घर का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, पानी पिलाया, फिर घर के बाहर तक छोड़ गए। हाँ, गांव वालों ने बताया कि आपका परिवार पूरे गांव में सबसे अच्छा है, बहुत संस्कारी हैं आप लोग। ये बात सुनकर संध्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। अरे बहन जी, हमारा पूरा गांव ऐसा ही है, सब एक दूसरे को अपना ही परिवार जैसा मानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे संध्या बिटिया, अरे ओ संध्या बिटिया। संध्या अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी भाभी पूनम आ जाती है। अरे ओ ननद जी, सासू माँ कब से आवाजें लगा रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो आप मेरे पास काहे आ गई भाभी? कोई काम होगा, आप ही सुन लो ना क्या कह रही है माँ। काम चोर हैं आप। माँ जी, संध्या सो रही है, मैं आ जाऊं क्या? इतना सुनते ही संध्या की माँ भी उसके कमरे में आ जाती है। नहीं बहू, मैंने संध्या को आवाज दी है तो संध्या से ही काम होगा ना। माँ, आप अपनी बेटी के सामने अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो। चुपचाप किचन में जाकर 5 लोगों के लिए चाय बना कर ला, बाहर कुछ मेहमान आए हैं। माँ, भाभी से बोल दो ना चाय बनाने को, भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है, और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर संध्या फिर से हेडफोन अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके कानों से हेडफोन खींच लेती है। उन लोगों को तेरे ही हाथ की चाय पीनी है। माँ, आप तो जानती हो मैं बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, भाभी से बोल दो चाय बना दे। तू नहीं सुधरेगी बहू, तू ही चाय बना दे, तब तक मैं बाहर संभालती हूँ। ठीक है माँ जी। संध्या, तू चाय लेकर बाहर तो जा सकती है ना? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है माँ जी, बस मैं 2 मिनट में चाय बनाती हूँ, आप चलो, मैं चाय के साथ संध्या को बाहर भेजती हूँ। देखा, बहू के रूप में मुझे एक बहुत अच्छी बहू मिली है। इतना कहकर पूनम की सास बाहर चली जाती है। अब कम से कम किचन में मेरी मदद तो कर ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए। पूनम चाय बना रही है और उसकी ननद संध्या सिर्फ देख रही है। चीनी का डिब्बा कहाँ गया? संध्या देखना चाय उबलने ना पाए, मैं चीनी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम चीनी का डिब्बा ढूंढने लगती है। इतने में संध्या के दिमाग में एक खुराफात घूमने लगती है। भाभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है ना, आज मौका अच्छा है। इससे पहले कि पूनम कुछ देख पाती, संध्या जल्दी से उस चाय में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और गाय की तरह सीधी बनकर खड़ी हो जाती है। ये डाल दी चीनी। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है और संध्या चाय लेकर बाहर चली जाती है, बिल्कुल गाय बनकर। ये है मेरी बेटी संध्या। नमस्ते। खुश रहो बेटा। संध्या चाय देकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग जैसे ही चाय पीते हैं, वैसे ही सब लोगों की चाय गले से उतरने से पहले बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, ये चाय है या जहर? आपकी बेटी चाय ऐसी बनाती है तो खाना कैसा बनाती होगी? हाँ बहन जी, हम इतने अमीर तो है नहीं कि खाना बनाने के लिए हम नौकर रख सके। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलिए यहाँ से। 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, अब हमें कुछ नहीं सुनना। वो लोग संध्या का रिश्ता ठुकरा कर वहाँ से चले जाते हैं। तुमने अपनी लाडली को चाय तक बनाना नहीं सिखाया, गांव वाले क्या सोचेंगे? वो लोग हमारा रिश्ता ठुकरा कर चले गए, कितनी शर्म की बात है। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है। पूनम, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मत कहो मुझे माँ जी,
तुम अपनी ननद से इतना जलती हो कि चाय में इतना सारा नमक और लाल मिर्च डाल दी ताकि संध्या की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? चाय तो संध्या ने बनाई है ना? नहीं बाबूजी, चाय मैंने ही बनाई है। क्या? इतने में पूनम का पति संजय वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब लोग एक साथ? बेटा, मैं पूनम को अपनी बेटी मानती थी, पर इसकी वजह से आज तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। पूनम की वजह से? लेकिन कैसे? संजय की माँ सब कुछ उसे बताती है। माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो क्या कोई भूत आकर चाय में नमक और मिर्च डालकर चला गया क्या? संध्या को अब बर्दाश्त नहीं होता। बस करो आप लोग, भाभी की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे देखने आए थे। सब लोग हमेशा भाभी की तारीफ किया करते हैं, इसलिए मैंने ही उनसे बदला लेने के लिए चाय में लाल मिर्च और ढेर सारा नमक डाल दिया ताकि भाभी की बदनामी हो जाए। सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रहने दीजिए माँ जी, संध्या भी बच्ची है, रिश्ते तो भी बहुत आएंगे। संध्या, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी भाभी से चाय और खाना बनाना सीख लो। ठीक है भैया, भाभी मुझे माफ कर दो। संध्या माफी तो मांग लेती है, पर आलस की वजह से वो खाना बनाना नहीं सीखती। खैर, कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक लड़के से संध्या की शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है, तभी पूनम उसके कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। गांव वाले कहेंगे कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, विदाई वाले दिन भी नहीं रो रही है, फिर से कहीं शादी टूट गई तो। हो, मेरी ननद बिल्कुल पागल है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात संध्या का पति विवेक परिवार के साथ खाना खा रहा था। संध्या, तुम अच्छा खाना बनाना आखिर कब सीखोगी? अरे कम से कम अपनी भाभी से तो कुछ सीखो। संध्या अपने सास ससुर की तरफ देखती है। वो लोग सीधे साधे थे। उन्होंने खुद संध्या को पसंद किया था, इसलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। जी पति परमेश्वर, मैं एक दिन खाना बनाना जरूर सीख लूंगी। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आता है और देखता है कि संध्या अपना बैग पैक कर रही है। अरे संध्या, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे मायके जाने से रोकने की बजाय तुम पूछ रहे हो कि बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था संध्या। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? अब मैं बिना पैक के ही मायके चली जाती हूँ। अरे ठीक है, चली जाना, लेकिन अभी तो सो जाओ। ना 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 ना, मैं सुबह नहीं, अभी मायके जा रही हूँ। संध्या उसी हालत में बाहर आ जाती है। दीवार के उस पार संध्या का मायका था, इसलिए वो दीवार फांद कर अपने मायके जाने लगती है। अरे पागल, रुको, इतनी रात में अपने घर वालों को परेशान मत करो, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। संध्या दीवार पर चढ़ी हुई है। आवाजें सुनकर मायके और ससुराल वाले बाहर आ जाते हैं। अरे संध्या, इतनी रात में दीवार पर क्यों चढ़ी हो? अच्छा, अब मैं पराई हो गई, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं संध्या, लेकिन तुम दरवाजे से भी तो आ सकती हो, दीवार फांदने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं दरवाजे से आती हूँ भैया। संध्या उस रात अपने मायके आ जाती है। सुबह होते ही वो अपने आंगन में आती है और जोर जोर से अपने पति को आवाजें लगाती है। अरे अब क्या हो गया? मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और नहाने के बाद मैं बिना कपड़ों के घूमूं, यही चाहते हो तुम? हाँ हाँ, मैं समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। संध्या का पति विवेक कुछ बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगता है। मैं इस दुनिया का पहला ऐसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद भी खुश नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। विवेक भागकर अंदर जाता है और संध्या का बैग लाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। इतने में वहाँ संध्या की माँ, उसकी भाभी और विवेक की भी माँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर संध्या कुछ नहीं बोलती और अपना बैग उठाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। ट्रेन की आलीशान बोगी में चिंटू अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। चिंटू ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, चिंटू बेटा, ऐसे बैठ के समय बर्बाद मत कर, पढ़ ले थोड़ा सा। अभी नहीं माँ, अभी तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं।
छुट्टी पे जा रहे हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई जरूरी है, ये ले किताबें और पढ़ ले। चिंटू की माँ ने किताब निकाल कर दी। चिंटू का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ने लगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। चिंटू ने पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी दो बच्चे वहाँ भीख मांगते हुए आ गए। हम गरीब हैं, हमें भीख दे दो, हम गरीब हैं, हमें भीख दे दो। भीख दे दो, भगवान के नाम पर भीख दे दो मालकिन। चिंटू दोनों को देखने लगा, लेकिन उसकी माँ को ये दोनों भिखारी बच्चे पसंद नहीं आए। अरे भाग जा यहाँ से, भाग भाग जा, देख नहीं रहा कि मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। हाँ मालकिन, दिख रहा है, लेकिन हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो खाना है कुछ। मालकिन, हम जैसे गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, हमारा दिन तो 2 वक्त का खाना जुगाड़ करने में ही लग जाता है। तुम दोनों पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं भाई, हम भीख मांगते हैं और खेलते कूदते हैं। चिंटू को ये सुनकर बड़ा मजा आया। उसकी माँ उसे खेलने कूदने नहीं देती थी, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था। चिंटू की माँ ने बिट्टू और मुन्नी को भीख नहीं दी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मुन्नी और बिट्टू ट्रेन से उतर गए। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया और स्टेशन छोड़ते ही ट्रेन में कुछ गड़बड़ी आ गई और अचानक से ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, सारी बोगियां इधर की उधर हो गई। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई अंदर फंसे हुए लोगों को बचाओ। प्लेटफॉर्म से सभी दौड़ते हुए ट्रेन के पास गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ट्रेन के अंदर ज्यादातर लोग मर गए थे, लेकिन तभी मुन्नी ने एक दर्द भरी आवाज सुनी और वो आवाज चिंटू की थी। बचाओ, मुझे बचाओ। बिट्टू, वो देख, वही लड़का जो पढ़ रहा था, लगता है वो जिंदा है। चल उसे बचाते हैं। चिंटू के माता पिता मर चुके थे, लेकिन चिंटू किसी तरह बच गया था। बिट्टू और मुन्नी ने चिंटू को बाहर खींचकर निकाला। रो मत लड़के, हमने तुम्हें बचा लिया है। पानी, पानी दो, पानी। बिट्टू ने चिंटू को पानी पिलाया। ये सब कुछ भूल चुका है, अब इसे एक्सीडेंट के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं, फालतू में इसका दिल दुखेगा। हाँ बिट्टू, तू सही कह रहा है, मुन्नी ने चिंटू को बोला। हाँ चिंटू, हम सब पहले से ही दोस्त थे। मैं क्या करता था? तुम हमारे साथ पहले से ही भीख मांगते थे और खेल कूद करते थे। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चलो ना, भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तीनों ट्रेन में चढ़ गए और भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे भीख दे दीजिए मालिक, एक भूखे का पेट भरेगा, भगवान आपका भला करेगा। चिंटू को भीख मांगते हुए देखकर एक आदमी ने उसे बुलाया। अरे बच्चे इधर आ। हाँ बोलिए मालिक। तू तो अच्छे घर का लड़का लगता है, तो फिर यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? नहीं मालिक, मैं तो प्लेटफॉर्म में ही रहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चिंटू ने ऐसे ही भीख मांगना शुरू कर दिया और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत तो तब हुई जब ठंड बढ़ने लगी। 1 महीने के अंदर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे चला गया और सभी ठंड से कांपने लगे। लोगों के पास तो फिर भी ठंड के कपड़े थे, लेकिन चिंटू, मुन्नी और बिट्टू के पास तो कुछ भी नहीं था। रात रात भर वो तीनों ठंड से कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर ही सोए रहे। बहुत ठंड लग रही है यार, इस तरह कब तक रहना होगा? हम तो हर साल रहते हैं भाई। लगता है बर्फ भी गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस ठंड में मरने वाला हूँ। चिंटू को बहुत ठंड लग रही थी और अगले दिन से बर्फबारी भी शुरू हो गई। ठंडी तेज हवा बहने लगी। कपकपाती ठंड में लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया, लेकिन इन तीनों का तो कोई घर नहीं था। ये बेचारे कहाँ जाते? वैसे जाने के लिए चिंटू के पास घर तो था, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। उसके माँ बाप मर गए थे, लेकिन उसकी दादी जिंदा थी और उसकी दादी उसे ढूंढ रही थी। पुलिस भी चिंटू को ढूंढ रही थी, लेकिन चिंटू नहीं मिल रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन ठंड के मारे चिंटू की हालत बहुत खराब हो गई। वो बुरी तरह से कांप रहा था। मुन्नी, बिट्टू,
मैं मरने वाला हूँ भाई, मुझे बचा ले। आसपास कोई नहीं था। मुन्नी और बिट्टू बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ एक 20 साल का लड़का आया। उसका नाम आदर्श था। क्या हुआ इसे? इसकी हालत तो बहुत खराब है। ये ठंड नहीं सह पाया भैया, हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है और घर भी नहीं है, इसे कैसे बचाए? तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं इसे मेरे घर में ले चलता हूँ। आदर्श ने चिंटू को गोद में उठा लिया और बिट्टू और मुन्नी भी आदर्श के साथ चलते हुए एक टूटी फूटी ट्रेन की बोगी के पास आए। क्या यही तुम्हारा घर है भैया? हाँ, यही मेरा घर है, अंदर आओ। सभी अंदर घुस गए और आदर्श ने बोगी का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर लकड़ियों से आग जला ली। आग के कारण बोगी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया और चिंटू ठीक हो गया। चिंटू ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत सारी किताबें हैं। किताबें देखकर उसे कुछ याद आ गया। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ रहता था। उसने धीमी आवाज में कहा, किताबें? इतनी सारी किताबें? हाँ दोस्त, मैं पढ़ता हूँ। मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास भी घर नहीं था, लेकिन मैंने इस बोगी को घर बना लिया और इसी के अंदर रहने लगा। गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर आज से ये मेरा घर है और तुम लोगों का पाठशाला। तुम लोग यहीं रहना और खूब पढ़ाई करना, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। चिंटू को बड़ा मजा आने लगा। वो सब उसी बोगी के अंदर एक साथ रहने लगे और पढ़ाई करने लगे। बिट्टू और मुन्नी को जिंदगी में पहली बार पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। उन्हें कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा था और चिंटू को पढ़ते हुए एक एक चीज याद आ रही थी। कभी कभी वो पूरी कविता बिना पढ़े बोल देता था। इस लड़की को सब पहले से ही कैसे पता है? ऐसी पढ़ाई चलती रही और करीब 1 साल गुजर गया और आदर्श ने तीनों का नाम एक क्विज प्रतियोगिता में डाल दिया। तीनों प्रतियोगिता में चले गए और वो प्रतियोगिता टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी। चिंटू की दादी भी तब टीवी पर वो प्रोग्राम देख रही थी और चिंटू को देखते ही दादी चिल्लाई, अरे चिंटू, ये तो मेरा चिंटू है। उधर चिंटू एक के बाद एक सही उत्तर दे रहा था। इतने में संचालक ने चिंटू से कहा, चिंटू जी, अब एक कविता हो जाए। तब अचानक से चिंटू के दिमाग में वही कविता आई। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ये बोलते हुए चिंटू को सब कुछ याद आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और तब तक बाहर उसकी दादी आ चुकी थी। दादी ने चिंटू को गले लगा लिया। चिंटू बेटा, मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। दादी दादी। चिंटू को परिवार वापस मिल गया और ये सब कुछ संभव हुआ उस ट्रेन बोगी स्कूल की वजह से। दादी ने बिट्टू और मुन्नी को भी गोद ले लिया और आदर्श के लिए भी नौकरी का इंतजाम कर दिया। और इसी तरह अंत में सब कुछ सही हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।